हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले अध्याय को देखेंगे। इसमें मुद्रा तथा आरबीआई के द्वारा जो कुछ मुद्राओं का मान दिया गया उनसे संबंधित कुछ बिंदुओं को देखेंगे तथा इनसे संबंधित जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो थोड़ा जटिल है, अगर आप खुद से पढ़े होंगे तो शायद कम समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आज देखने के बाद वो सभी महत्वपूर्ण बिंदु तथा वो जटिल चीज़ें आपको आसानी रूप में समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखते रहिए और देखते ही देखते पूरा याद हो जाना चाहिए। तो देखा जाए, आज है मुद्रा। तो मुद्रा होता है क्या? करेंसी की बात की जाए, यानी मुद्रा क्या है? जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। मुद्रा है जो धन का सर्वाधिक मान्य रूप है, करेंसी। आखिर में करेंसी का प्रयोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके थोड़े इतिहास को जानेंगे। तो आपको पता होगा कि जब सभ्यता की स्टार्ट हुई थी तो उस समय क्या क्या आता था, किस प्रकार से क्रय विक्रय किया जाता था। उस समय में वस्तु विनिमय था, यानी एक वस्तु देने के बाद उसके बदले में दूसरे वस्तु लिया जाता था। तो उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसमें कठिनाइयाँ हुई। मान लेते हैं एक दूध वाला है और एक अनाज वाला है और वस्तु विनिमय है। तो दूध वाला को तो अनाज चाहिए, तो दूध वाला अनाज वाले से अनाज ले लेगा, लेकिन अनाज वाले को दूध नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा? तो इन सभी में धीरे धीरे कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी और वह जो वस्तु विनिमय का धीरे धीरे क्या हो गया, वह वस्तु विनिमय हट गया और एक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का धीरे धीरे प्रचलन हुआ। फिर मुद्रा जो स्टार्टिंग में आपको पता होगा, जो मुद्रा का विकास हुआ उसमें सोने और चांदी का, अब सबसे पहले बात की जाए कि सोने के सिक्के का किसके समय में लाया गया था सबसे पहले बार, तो वह हिंद यवन के समय में लाया गया था। उसके बाद सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक गुप्त शासक में या सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण वंश। तो इस तरह से क्या हो गए, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और लास्ट में क्या हुआ, एक ऐसा आया वस्तुओं को विनिमय करने के लिए एक जो विकास हुआ वह हुआ मुद्रा का, यानी करेंसी का, जो क्या हुआ, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। मार्शल के अनुसार कहा गया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्राकर घूमता है, यानी चक्रानुसार घूरता है। क्या होता है? चक्रानुसार घूरता है। किसके कहना? मार्शल के कहना। तो आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। इनका कहना था कि क्या है, मुद्रा वह धुरी है जिसके अनुसार क्या होता है, आर्थिक विज्ञान जो होता है वह उसके चारों ओर घूमता है। उसके विकास को देखेंगे, यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु जो किसी भी प्रकार के व्यवहारों जिसमें ऋण भी शामिल हो को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम से समानता जो स्वीकार की जाती है उसे हम लोग मुद्रा के नाम से जानते हैं। और सामान्य अर्थों में देख सकते हैं क्या होगा कि वस्तुओं सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में जो प्रयोग की जाती है वह मुद्रा हुआ। मुद्रा के विकास के बारे में देख रहे हैं। मुद्रा का जो विकास है, मुद्रा की उत्पत्ति तथा इसका विकास विनिमय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रेरित है। यानी जो इसका विकास है, हमने अभी चर्चा किया कि पहले वस्तु विनिमय में क्या होती थी, कठिनाइयाँ होती थी, और उस कठिनाइयों के कारण क्या हो गया, यह मुद्रा का विकास हुआ। कारण क्या था, जो पहले जो हमारा समाज था, जो हमारा बाजार था, वह हमारा राज्य था, जो वह क्या था, वह छोटा था, जिसके कारण ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती थी वस्तु विनिमय में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें परिवर्तन आया, राज्य, समाज और बाजार धीरे धीरे बड़े हो गए और इसी के आवश्यकता अनुसार क्या हो गया, एक ऐसे मात्रक का जरूरत पड़ा जो क्या कर सकते हो, जो उस मात्रक के बदले में वह अपने उपयोगी का किसी भी वस्तुओं को खरीद सकता हो, ले सकता हो। तब उसी समय में क्या हो गया, यह आवश्यकता पड़ी और मुद्रा का विकास हुआ। तो कह सकते हैं मुद्रा की उत्पत्ति तथा विकास विनिमय को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रेरित था तथा यह आर्थिक गति को तेज देने में भी क्या हुआ, मदद मिला। और अगर इसके विकास की बात की जाए तो इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया था कि जो प्राचीन भारत में है, जो मुद्रा है, जो राज सत्ता का प्रतीक माना जाता था।
यानी वह राजसत्ता के प्रतीकात्मक के रूप में प्रयोग किया जाता था। आप जब हिस्ट्री पढ़े होंगे तो बहुत सारे शासनकाल में ऐसे आए थे जो क्या होता था, राजा के सिक्के, मतलब उसमें क्या होता था, वह सिक्का जारी होता था जिसमें राजा का चित्रण होता था। तो बहुत सारे ऐसे सिक्के हुए, या फिर उस समय का जो कुछ फेमस चीज था उस प्रकार से चित्रण हुआ। तो एक तरह से जो पहले जो सिक्का था वह क्या था, राजसत्ता का एक प्रतीक था। इसके जन्मदाता तथा व्यक्ति अथवा संस्था कौन है, यानी जो करेंसी का है इसके जन्मदाता की बात की जाती, या तो व्यक्ति है या अथवा कोई संस्था कौन है, इसका कोई क्या है, सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुमानतः व्यापारी के आदान प्रदान हेतु, यानी कहने का मतलब अनुमानतः ऐसा किया गया है कि व्यापारी के आदान प्रदान हेतु क्या क्या होगा, इसका विकास, यानी सिक्कों का लेन देन, एक सिक्के का विकास हुआ होगा, यही अनुमानता है। इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं कि इसका आविष्कार ये किया। प्रारंभिक में हम लोगों ने देखा कि जो मुद्रा होता था वह क्या होता था, वह सोने का, वह चांदी का होता था, जिसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वह कुषाण के शासनकाल में, और सबसे पहले सोने के सिक्के वह हेयन देवन में, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के वह कुषाण के शासनकाल में। तो इस तरह से क्या हुआ, सिक्कों का पहले यूज हुआ। उसके बाद अगर बात की जाए, जो प्रारंभ तो हुआ सिक्कों से, और धीरे धीरे क्या हो गया, यह सिक्का कागजी नोटों में परिवर्तन हुआ। फिर आज के युग में अगर बात की जाए तो यह सिक्का से क्या हो गया, कागजी नोटों पे आया। उसके बाद आज की बात की जाती है क्या है, जैसे प्लास्टिक मनी जो क्रेडिट कार्ड के रूप में है, ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या है, यहाँ तक पहुँच गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आता है, उसके माध्यम से हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मुद्रा के विकास का काल। उसके बाद हम लोग देखेंगे मुद्रा की क्रय शक्ति, यानी कहने का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति क्या है, यानी वह इकाई है जो मुद्रा जितनी मात्रा में किसी वस्तु या पदार्थ का क्रय कर सकता है। यानी कहने का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति है क्या है, कह रहा है इकाई मुद्रा जितनी मात्रा में किसी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सकती है वही मुद्रा की क्रय शक्ति कहलाती है। यह वस्तुतः दो प्रकार के होते हैं जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है, एक घरेलू क्रय शक्ति और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति। घरेलू क्रय शक्ति क्या हुआ, यानी इकाई मुद्रा घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जो क्रय करने की शक्ति होती है वह घरेलू क्रय शक्ति कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति क्या हुआ, वह क्रय शक्ति यानी इकाई मुद्रा जो घरेलू सीमा के बाहर किसी वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने की जो शक्ति हो, किसमें, घरेलू सीमा के बाहर, तो वह क्या कहलाता, अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति कहलाता। और आपको यह पता होना चाहिए कि इसका मान अलग अलग होता है। जैसे आप बात की जाए डॉलर को ही ले लीजिए, डॉलर में भारत में आता है तो उसका इंडियन रुपये के अनुसार कुछ और हो जाता है, कहीं और कंट्री में कुछ और हो जाता है। उसी प्रकार इंडिया का है, कुछ कंट्री में और हो जाता है, तो यह जो है अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा मुद्रा की क्रय शक्ति, जिसमें घरेलू क्रय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति को हम लोगों ने समझा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा, कुछ मुद्रा के प्रकार हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिससे प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें हम लोग देखेंगे। मुद्रा के प्रकार में बात की जाए, एक होता है मानक मुद्रा और एक न्यास मुद्रा और एक सांकेतिक मुद्रा। आइए इसको समझते हैं क्या होता है मानक मुद्रा। यानी मानक मुद्रा वह मुद्रा है, यानी सिक्के के रूप में होते हैं। यह जो मानक मुद्रा होता है यह वस्तुतः सिक्के के रूप में होता है, जो 1835 से 1893 के मध्य प्रचलित था। खासकर इसमें 1 रुपये के सिक्के आते थे जो मानक सिक्के के रूप में थे। यह अपना वर्चस्व 1835 से 1893 ईस्वी के मध्य में रखा। उसके बाद है न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा क्या होता है, न्यास मुद्रा वह मुद्रा है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। यानी प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के बीच जो होता है वह विश्वास पर आधारित होता है। चेक एक न्यास मुद्रा है क्योंकि यह सरकार के द्वारा लाया गया या बाध्य क्या हुआ नहीं है, यह डिपेंड करता है जारीकर्ता और प्राप्तकर्ता के विश्वास पे। तो चेक
जो चेक होगा वह किसके अंतर्गत में आ जाएगा, वह चेक होगा जो न्यास मुद्रा के अंतर्गत में। तो आशा करते हैं आपको न्यास मुद्रा समझ में आया होगा। इसमें वस्तुतः क्या होता है, इसमें सरकार का कोई आदेश नहीं होता है, इसमें जो जारी करने वाला होता है और प्राप्त करने वाला होता है, इसमें परस्पर विश्वास पे आधारित होता है। और सांकेतिक मुद्रा की बात की जाए, सांकेतिक मुद्रा क्या है, वह मुद्रा जिसका आंतरिक और धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है, उसे सांकेतिक मूल्य कहते हैं। यानी सांकेतिक मूल्य क्या हो गया, वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य सांकेतिक मूल्य से कम होता है। जैसे अगर आप 1 रुपये का सिक्का है, अगर आप उसे गला देंगे तो उसका जो मान्य होगा वह 1 रुपये से कम आएगा, तो वह सांकेतिक मुद्रा के रूप में हो गया। कौन सा, वैसा मुद्रा जिसका धात्विक गुण सांकेतिक मूल्य से कम हो, उसे कहते हैं हम लोग सांकेतिक मुद्रा। जैसे भारतीय सिक्के ये होते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा और इसे ध्यान में भी रखेंगे। उसके बाद आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करा भारत में सिक्कों को रुपया का नाम सबसे पहले शेरशाह ने रखा है। ध्यान में रखेंगे, सिक्कों को रुपया का नाम किसने रखा, हुआ शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। आपको मालूम होगा जब हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे तो इसकी चर्चा भी थोड़ा हुआ था वहाँ पे, तो शेरशाह के द्वारा चलाया गया। उसके बाद कह रहा है कि आरबीआई का जो गठन हुआ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। 1 रुपया को छोड़कर 2 रुपया तथा उससे अधिक को सिक्के लागू करने बनाने का जो अधिकार है वह क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति। इसमें हम लोगों ने करेंसी के बारे में देख लिया कि करेंसी क्या होता है, करेंसी का विकास क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या असर पड़ा, फिर क्रय की शक्ति क्या था, उसमें हम लोगों ने देखा। उसके बाद जो उसके 2 थे, कौन थे, एक घरेलू क्रय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति, उसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद क्या मुद्रा के प्रकार में देखा, जिसमें हम लोगों ने न्यास मुद्रा के एग्जाम्पल में जो चेक है, जिसमें प्राप्तकर्ता और जारीकर्ता के विश्वास पर डिपेंड रहता है, ना कि सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, ना ही बाध्य होता है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा हम लोगों ने देखा, जिसका धात्विक मूल्य क्या होता है, सांकेतिक मूल्य से कम होता है। उसके बाद हम लोगों ने मानक मुद्रा को देखा जो 1835 से 93 के मध्य प्रचलित था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शेरशाह के द्वारा क्या किया गया, जो रुपया है उसे नामकरण किया गया, रुपया नाम दिया गया। उसके बाद आरबीआई देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी क्या है। सप्लाई ऑफ मनी किसी देश में निश्चित समय पर सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी, यानी मुद्रा की आपूर्ति करते हैं। क्या कर रहा है कि किसी भी देश में, कोई भी कंट्री में निश्चित समय में सभी प्रकार के मुद्राओं के कुल योग को मुद्रा की आपूर्ति करते हैं। यानी कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क में क्या होता है, जो मुद्राओं का कुल योग होता है उसे ही हम लोग मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं। दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं देश के लोगों के पास जो पैसा होता है वही क्या कहलाता है, मुद्रा की आपूर्ति। तो इसको आसानी भाषा में समझ सकते हैं कि जो देश के लोगों के पास जो पैसा होता है वही क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की आपूर्ति कहलाता है। और जो मुद्रा की वास्तविक आपूर्ति ज्ञात के लिए जो मार्क चैंडलर के द्वारा क्या किया गया था, तुलन पत्र दृष्टिकोण का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें, यह जो क्या है, मुद्रा की आपूर्ति का जो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए मार्क चैंडलर थे, उनका क्या किया गया था, उनका नियम का प्रयोग किया गया था जो बैलेंस शीट तुलन पत्र के नाम से जाना जाता है। इसी दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखेंगे, अगर बात क्वेश्चंस दे दिया जाए कि मुद्रा की आपूर्ति के लिए कौन सा अर्थशास्त्री का तुलन पत्र उपयोग किया जाता है, तो वह होगा मार्क चैंडलर। अगर पूछ दिया जाएगा मार्क चैंडलर के द्वारा कौन सा पत्ती का उपयोग किया जाता है मुद्रा की आपूर्ति के लिए, तो वह हो जाएगा तुलन पत्र, बैलेंस शीट। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो मुद्रा की आपूर्ति है यह डिपेंड कहाँ करता है, मुद्रा की आपूर्ति है जो यह डिपेंड करता है वित्तीय संस्थानों पर। यानी वित्तीय संस्थानों में कौन हो गया, सरकारी केंद्रीय बैंक हो गया, उसके बाद व्यापारिक बैंक हो गया, उसके बाद सरकार हो गया। इनके द्वारा जो जारी किया जाता है कौन सा, यह मुद्रा, वह डिपेंड करता है उनके दायित्व पर। यानी जैसे आरबीआई के द्वारा जारी किया गया मुद्रा, तो वह उसका क्या हो गया, आरबीआई का
मौद्रिक दायित्व हो गया कि वह उसको जारी किया। तो यह जो है मौद्रिक दायित्व किस पे डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है वाणिज्य बैंक पर, यानी कोई भी जो वित्तीय शाखाएं हैं जिसमें आ गया केंद्रीय बैंक, सरकार के द्वारा व्यापारिक बैंक। तो आरबीआई ने पहली बार क्या किया था? 1961 ईस्वी में प्रथम कार्यकारी समूह का गठन किया था। क्या हुआ था? आरबीआई एक प्रथम कार्यकारी समूह का गठन किया जिससे वो पता लगा सके कि मार्केट में जो पैसा है उसका किस प्रकार से आकलन किया जाए। तो जो प्रथम कार्यकारी समूह था वह 1961 ईस्वी में गठन किया गया और इसका रिजल्ट 1964 ईस्वी में आता है, 3 साल बाद आता है। उसके बाद आरबीआई ने दूसरी बार फिर से क्या किया? एक द्वितीय कार्यकारी समूह का गठन किया और जब द्वितीय कार्यकारी समूह का गठन किया तो जब वो द्वितीय कार्यकारी का रिजल्ट आता है तब उसने क्या किया? तरलता के अंश के आधार पर 4 माप को प्रस्तुत किया और इस 4 माप को आरबीआई ने स्वीकार किया तथा उसे मान्य दिया। तो आइए हमें उस 4 माप को समझते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो वह 4 माप कौन था? एक था M1, M2, M3, M4। अब क्या होता है M1, M2, M4? इसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो M1 में होता है लोगों के पास जो मुद्रा व सिक्के प्लस बैंकों के पास नगद जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा। तो M1 के अंतर्गत में कौन कौन आ गए? लोगों के पास जो मुद्रा हुआ पैसा है और बैंकों के पास जो नगद जमा है, उसके बाद आरबीआई के पास यानी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशि है, वह M1 के अंतर्गत में आ जाता है। M2 में कौन आता है? M1 प्लस डाकघरों में मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हो कि ये डाकघर में मांग जमा, ये क्या है मांग जमा? तो मांग जमा वह पत्ती है या वह अकाउंट है जो कोई भी फेडरल बैंक वित्तीय संस्था क्या करती है, यानी वह जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर वह क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो मांग जमा वही होता है जहां पे क्या होता है? एक अकाउंट होता है जहां पे क्या होता है? जैसे इसमें डाकघर है तो कोई भी वित्तीय संस्थान वह खाता खोलती है जिसके अंतर्गत जो कस्टमर होता है वह अपना पैसा को जमा करता है और आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़ने पर जो निकालता है वही मांग जमा कहलाता है। उसके बाद आ गया M3 में क्या है? M1 प्लस बैंकों के पास शाब्दिक जमाएं अथवा समय जमाएं। शाब्दिक जमाएं, अब आपके माइंड में प्रश्न उठा हुआ कि M3 में है M1 प्लस बैंकों के पास शाब्दिक जमा, तो ये शाब्दिक जमा क्या होता है? तो शाब्दिक का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट और समय जमाएं का मतलब होता है टर्म डिपॉजिट, यानी कुछ समय के लिए। ये शाब्दिक फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम लोग बैंकों में पैसा का फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। सबका अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है, सब बैंक का कुछ ज़्यादा कुछ कम, तो वो होता है फिक्स डिपॉजिट जो क्या कहता है? एक समय के लिए फिक्स किया जाता है कितने दिन बाद। तो M3 में कौन हो गया? M1 प्लस बैंकों के पास जो फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट है। उसके बाद M4 में क्या हो गया? M3 प्लस डाकघरों के कुल जमा। कुल जमा में क्या क्या हो गया? एक मांग जमा। मांग जमा भी हम लोगों ने देखा कि मांग जमा वह खाता होता है कोई भी वित्तीय बैंक में जिसमें जो कस्टमर होता है आवश्यकता पड़ने पर वह उसको निकालता है, तो वही मांग जमा हो गया। और शाब्दिक जमा तो अभी हम लोग देखें, शाब्दिक में फिक्स डिपॉजिट जो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए 5 साल, 10 साल, 8 साल के लिए फिक्स किया जाता है। तो इस तरह से यह M1, M2, M4 के अंतर्गत में आता है। अब हम इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। तो 4 माप दिया था, उस 4 माप को आरबीआई के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो आशा करते हैं कि यह 4 माप क्यों दिया, कब आया, कैसे आया। तो यह क्यों आया? जब आपूर्ति, मांग यानी मुद्रा की जो आपूर्ति था, सप्लाई ऑफ मनी को मापने के लिए वह क्या किया? आरबीआई ने प्रथम कार्यकारी समूह का गठन किया जो अपना रिपोर्ट 1961 में किया, 1964 में वो अपना रिपोर्ट देता है। फिर उन्होंने 1977 में रिपोर्ट किया, द्वितीय कार्यकारी समूह को बनाया और इसने जो रिजल्ट दिया, जब इसने रिपोर्ट दिया तो उसने इन्होंने तरलता के आधार पर 4 माप को प्रस्तुत किया जिसे आरबीआई स्वीकार करता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस चारों में से तरलता की दृष्टि से सबसे क्रम की बात की जाए तो M1 सबसे अधिक तरलता है, M2 सबसे उससे कम है, उससे कम M3, उससे M4
सबसे कम। तो अब आपके मन में उठ रहा होगा, अब आप बताइए कि इस चारों में से सबसे तरलता किस में है, यानी तरलता क्या है। तो जब तक आपको तरलता नहीं मालूम होगा, समझ में नहीं आएगा, तो तरलता क्या, मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीय से संबंध है तरलता का। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी क्षति के किसी वस्तु एवं सेवाएं में परिवर्तन हो जाना ही तरलता कहलाता है। तो आशा करते हैं तरलता समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए कि तरलता, इस चारों में से सबसे अधिक तरलता कौन होगा, यानी शीघ्रतम रूप से किस में बदलाव सबसे पहले आएगा, बदलाव यानी उसका उपयोग शीघ्रतम रूप से सबसे पहले किया जा सकता है इस चारों में से। तो आपका जवाब होगा M1। क्यों, हमने क्या बताया कि तरलता का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु में, यानी मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीय से है। तो अब बताइए, इसमें लोगों के पास मुद्रा व सिक्के है, प्लस बैंक के पास नगद जमा है और रिजर्व बैंक के पास अन्य है, यानी इसमें लोगों के पास क्या है, पैसा कैश मौजूद है। अगर वह कुछ लेना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है, तो वह क्या कर सकता है, वह तुरंत कर सकता है। और अगर M2 की बात की जाए तो इसमें M1 तो जरूर शामिल है, प्लस डाकघरों में मांग जमा। यानी मांग जमा क्या होता है, हमने अभी बताया कि यह वह खाता होता है जिसमें कोई भी फेडरल बैंक, वित्तीय बैंक के पास जमा पूंजी को आवश्यकता अनुसार जब निकाला जाता है तो वह मांग जमा होता है। तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। अरे शीघ्रतम तो हाँ उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शीघ्रतम नहीं, इसकी तुलना में तो कम ही है। अगर M3 की बात किया, इसमें भी है बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। हाँ M1 जरूर है, तो M1 में कुछ M1 है और मान लेते हैं प्लस है बैंकों के पास, तो यह भी इसके तुलना में तो यह कम शीघ्रतम है। यानी अगर इस दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम किसी वस्तु को या कहीं हम लगाना चाहते हो, कहीं कुछ खरीदना चाहते हो, तो उस तीनों में से तरलता सबसे ज़्यादा किसके पास है, M1 के पास है। क्योंकि ना ही इसमें तो कोई क्या है फिक्स डिपॉजिट क्या हुआ है, और ना ही कुछ ऐसा यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट लोगों के पास है मुद्रा, और जो भी है बैंकों के पास नगद है। लेकिन इसमें क्या है, M1 जरूर है, लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट है, जो एक समय अंतराल के बाद ही आपको मिलेगा। M4 में क्या है, M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा, मांग व समाधि। कुल जमा मतलब हो गया मांग, मांग जिसका भी हम लोगों ने चर्चा किया, जो डिमांड डिपॉजिट होता है, जो किसी भी फेडरल बैंक में एक खाता होता है जिसमें जमा पूंजी को आवश्यकता अनुसार निकाला जाता है। समय अवधि यानी फिक्स डिपॉजिट, जो एक लंबे समय के लिए किया जाता है। तो इस चारों को देखने के बाद अगर आप तरलता का सही अर्थ समझ गए, लिक्विडिटी इसका होता है, यानी तो इस चारों में से सबसे अधिक लिक्विडिटी इस चारों में से कौन है, तो सबसे अधिक लिक्विडिटी 1 में आया। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो कोई फिक्स डिपॉजिट है, इसमें डायरेक्ट क्या है, लोगों के पास मुद्रा व सिक्के उपलब्ध है, तथा जो बैंक में भी वो नगद जमा है। तो इस तरह से क्या हो गया, M1 में ज़्यादा लिक्विडिटी है और सबसे अधिक तरलता M1 में होगा। तो आपको एक बार और स्पष्ट कर देते हैं कि तरलता क्या होता है, मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीय से है, वही होता। अब आप आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप बताइए, आपके पास 4 लाख का गोल्ड है और 4 लाख का प्रॉपर्टी है, तो आप बताइए इस दोनों में से तरलता किस में सबसे अधिक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। उसके बाद है तरलता की दृष्टि से हम लोगों ने देख लिया कि M1 सबसे अधिक है, उससे कम M2 है, उससे कम M3 है, उससे भी कम M4 है। और M3 की बात की जाए तो सबसे व्यापक मुद्रा है, इसको ब्रॉड करेंसी कहा जाता है। अब M3 को ब्रॉड करेंसी क्यों कहा जाता है, तो M3 को ब्रॉड करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें M1 तो शामिल है ही है, प्लस बैंक के पास सावधिक जमाएं अथवा समय जमाएं, यानी फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों है। तो यह क्या है, सबसे व्यापक और सबसे व्यवहारिक है क्रियाशीलन के रूप में। अब डाकघर में है तो स्वाभाविक सी बात है इससे कम है, इस डाकघर में भी है तो स्वाभाविक सी बात है इससे कम है। जब बैंक के पास में जमा है तो आप ऐसे भी अगर आप अराउंड देखते हैं तो बैंक और डाकघरों में क्या है, पूंजी का डिफरेंस है। डिफरेंस इसलिए क्योंकि जितना बैंकों में जमा होता है उसके तुलना में डाकघरों में कम होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बैंकों के पास समावधि जमा है, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट क्या है, M1 के अलावा भी है। तो यह जो M3 को इसलिए क्या कहा गया है, इसको व्यापक
मुद्रा यानी ब्रॉड करेंसी के रूप में भी जाना जाता है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे व्यापक और व्यवहारिक, अत्यधिक होने के कारण व्यवहारिक क्यों है, क्योंकि व्यवहारिक मान लेते हैं कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं, ज़्यादा के ज़्यादा तो बैंक में ही लोगों का होता है, तो व्यवहारिक रूप से भी सबसे अधिक है ये, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, M3 को ब्रॉड करेंसी के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद M1 से M4 की ओर बढ़ने पर तरलता में ह्रास होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम अभी समझाएं कि तरलता क्या है, किसी मुद्रा की किसी वस्तु में परिवर्तनीय से है, तो सबसे अधिक परिवर्तनीय किस में है, M1 में है, M2 में है, M3 में, M4 में, तो इसका जवाब आता है M1 में। क्यों, हमने तरलता का दूसरे अर्थ में, अगर जो इस चीज़ से जो नहीं समझ रहे होंगे, उस दूसरे अर्थ में हम लोगों ने कहा कि अपनी संपत्ति का जो शीघ्रतम रूप से जो नगद में प्राप्त किया जा सकता है वही तरलता है। समझ गए? तो इसलिए हम आपसे क्वेश्चन सभी किए कि बताइए, अगर आपके पास 4 लाख का गोल्ड है और 4 लाख का प्रॉपर्टी है, तो उसमें लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है, इसका जवाब आप दें। अगर आप इसका जवाब दे देते हैं तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से M1 क्या है, सबसे तरल है, और M4 सबसे कम तरल है। आशा करते हैं ये भी समझ में आएगा कि सबसे अधिक क्यों हुआ और सबसे कम क्यों हुआ। तब बताइए, मुद्रा में सबसे ज़्यादा परिवर्तनीय किस में, M1 में कि M4 में, तो ये आप बोलेंगे M4 में, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों के पास मुद्रा व सिक्के है, लेकिन इसमें क्या है, डाकघरों में जमा है, समय है, तो इसके तुलना में तो इससे कम है, क्योंकि टाइम लगेगा, एक समय अवधि पूरा होगा तब हम उस पैसे को वहाँ से निकालेंगे। अगर लोगों के पास डायरेक्ट रहेगा तो जो वस्तु की आवश्यकता है वह तुरंत इन्वेस्ट होगा, तो इसके तुलना में तो यह ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा की दशमलव। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि जैसे जैसे M1 से M4 की ओर जा रहे हैं, लिक्विडिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। और किस तरह से घट रहा होगा, तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, लोगों के पास है, फिर इसमें डाकघरों में जमा हो रहा है। जैसे ही डाकघरों में जमा हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, आप उसका शीघ्रतम तो उपयोग नहीं कर सकते हैं, समय देना पड़ेगा, तो इसके तुलना में कम लिक्विडिटी। फिर इसमें भी जा रहे हैं, इसमें भी आप फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। हाँ, M1 जरूर है, कुछ पैसा है आपके पास, लेकिन कुछ कहाँ जा रहा है, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में, इसको भी आप इसके तुलना में शीघ्रतम उपयोग नहीं कर सकते। फिर 4 में जा रहे हैं, इसमें भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, मांग और फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है। तो सबसे अधिक तरलतम वो M1 में, और सबसे कम तरलतम F4 में, और सबसे ब्रॉड करेंसी M3 में। क्यों M3 में, क्योंकि M1 प्लस बैंकों के पास इसमें फिक्स और टर्म डिपॉजिट है, जो सबसे व्यवहारिक और सबसे व्यापक क्रियाशीलन के रूप में देखा गया है, इसलिए इसको रखा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में सबसे पहले लाया गया। तो ये क्या होता है, भारत की मुद्रा प्रणाली, यानी मुद्रा प्रणाली वह पद्धति है जिसमें संख्याओं के 10 अंकों को लिया गया, 0, 1, 2, 3, 4 से 9 तक इस पत्ती का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले इस पत्ती का प्रयोग 1957 में किया गया था। उसके बाद 1957 में आया अगला एक नया पैसा पत्ती आया, फिर 1964 में नया हटकर सिर्फ पैसा चला। उसके बाद भारत में वर्तमान में नोट निर्गम व्यवस्था न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। तो ध्यान में रखेंगे, वर्तमान में जो नोट निर्गम व्यवस्था वो किस पर आधारित है, न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली पर आधारित है। उसके बाद कुछ विभिन्न देशों के सांकेतिक मुद्रा हैं, जैसे बात की जाए, पहला क्या है, डॉलर, यह यूएसए का सांकेतिक मुद्रा है, यानी यूएसए में डॉलर चलता है। फिर उसके बाद पाउंड की बात की जाए, यह ब्रिटेन में चलता है, यह इसका सांकेतिक मुद्रा है। उसके बाद ये एन बात की जाए तो एन कहाँ है, यह जापान का सांकेतिक मुद्रा है। उसके बाद यूरो, यह यूरोप का सांकेतिक मुद्रा है। उसके बाद लास्ट में है रुपया, जो भारत का सांकेतिक मुद्रा है। तो इस तरह से अलग अलग देशों का अलग अलग सांकेतिक मुद्रा है, जो क्या है, जाना जाता है। उसके बाद हम लोग कुछ और भी ध्यान रखेंगे, जैसे देवास, यह जो देवास है यह क्या है, एमपी में है, यह बैंक नोट प्रेस के लिए जाना जाता है। उसके बाद एक और है नासिक, नासिक में भी क्या है, नासिक में भी करेंसी नोट प्रेस है। तो ये ध्यान में रखेंगे, देवास और नासिक, ये कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, बैंक नोट प्रेस हैं, यहाँ पर बैंक नोट प्रेस किया जाता है। तो आशा करते हैं इस जटिल चीज़ों को हमने काफ़ी सरलतम रूप में समझाने का प्रयास किया गया है,
जिन्हें एक बार में नहीं समझ में आए कृपया वो 2 से 3 बार क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।